हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी पॉलिटी की कक्षा में। पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव सेशन में आज हम 3 अधिनियमों का अध्ययन करने जा रहे हैं। वो अधिनियम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला अधिनियम है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। दूसरा है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। और तीसरा है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो कौन से 3 अधिनियम हैं? 1861 के भारत परिषद अधिनियम, 1892 के भारत परिषद अधिनियम और 1909 के भारत परिषद अधिनियम। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत शासन अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम में क्या अंतर है। भारत शासन अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम, इन 2 अधिनियमों में अंतर को मैंने स्पष्ट किया था। तो भारत शासन अधिनियम 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था। उसके बाद जो ये तीनों थे ये भारत परिषद अधिनियम थे। और ये भारत परिषद अधिनियम क्यों थे? क्योंकि गवर्नर जनरल या वाइसराय बोल लीजिए, आप तो वाइसराय बोलेंगे, वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में सुधार के लिए इन अधिनियमों को लाया गया था। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इसलिए इसे बोला जाता है भारत परिषद अधिनियम। फिर इसके बाद जो आएगा 1909, 1919, 1935, ये सब क्या होगा? ये सब भारत शासन अधिनियम होगा। तो हम इन 3 मुख्य भारत परिषद अधिनियम के ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे आज। तो बिना समय गवाए हम ऑब्जेक्टिव सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां वापस लौटा दी गई। पूर्व के अधिनियमों द्वारा क्या हुआ था कि बंबई और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन भी कर दिया गया था, उसे गवर्नर जनरल के भी अधीन कर दिया गया था और उसकी विधायी शक्तियां भी किसके? गवर्नर जनरल के पास चली गई थी। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, किस अधिनियम द्वारा? 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा क्या किया गया कि इसे पुनः बहाल कर दिया गया। अच्छा, इसे बहाल क्यों किया गया? क्योंकि गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद जो उसकी थी, उसके पास काम का इतना बोझ आ गया था कि उसे प्रशासन चलाने में और कानून बनाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए क्या किया गया कि बम्बई और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी को उसकी विधायी शक्तियाँ वापस लौटा दी गई। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गवर्नर जनरल का जो कार्यकारिणी परिषद था उसके वर्कलोड को कम करना। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब प्रेसिडेंसी में विधान परिषद का निर्माण किया गया? अब देखिए, विधान परिषद, इससे पहले के अधिनियम में आपने पढ़ा कि क्या किया गया था। गवर्नर जनरल के परिषद में जो अब सदस्य शामिल होने लगे थे उन्हें पहली बार 1853 के एक्ट में क्या कहा गया था? विधान पार्षद कहा गया था। और अब क्या हुआ? विधान परिषद का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? विधान परिषद का। तो ये जिन 3 विधान परिषदों की बात की है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौन कौन सा विधान परिषद? बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब। उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब। ये उत्तर पश्चिम प्रांत वर्तमान में यूपी, उत्तराखंड सबका क्षेत्र मान सकते हैं आप। ये क्या हो गया? ये बंगाल हो गया। तो बंगाल में तो आपको पता ही है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा आते थे। तो इसमें जो है विधान परिषद का गठन कब हुआ? तो 1861 में भारत शासन अधिनियम आया। कब आया? 1861 में भारत शासन अधिनियम आया। और 62 में क्या हुआ? बंगाल में विधान परिषद का गठन हुआ। ठीक है। उत्तर पश्चिम प्रांत में कब हुआ? 1866 ईस्वी में। कब हुआ? 1866 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत में हुआ। और पंजाब में कब हुआ? पंजाब में हुआ 1897 ईस्वी में। कब हुआ? 1897 ईस्वी में। इस प्रकार इन तीनों में विधान परिषद का गठन हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई?
तो देखिए पोर्टफोलियो प्रणाली सबसे पहले होता क्या है ये समझ लीजिए। क्या समझना है हमको? पोर्टफोलियो प्रणाली। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होती है? वर्तमान समय में आपने जो प्रणालियां देखी है, मंत्रालय से संबंधित जो प्रणाली देखी है, रेल मंत्री अलग, वित्त मंत्री अलग, इस प्रकार जो है कार्यों का बंटवारा करके और उसकी जिम्मेदारी एक विशेष व्यक्ति को दे देना, यही पोर्टफोलियो प्रणाली थी, जिसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? जिसकी शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में की गई थी। जानते हैं ना, यही लॉर्ड कैनिंग, इसी के समय में सिपाही विद्रोह हुआ था, इसी के समय में 1858 का भारत शासन अधिनियम भी आया था। तो इसी के द्वारा क्या की गई थी? पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत इसके द्वारा की गई। इस समय भी यही वाइसराय था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के समय भी लॉर्ड कैनिंग ही वाइसराय था। अब तो इसका उत्तर क्या होगा? 1861 का भारत परिषद अधिनियम, माफ कीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग 1859। अब अगर आपसे कोई प्रश्न कर दें कि पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत, पोर्टफोलियो प्रणाली को आधिकारिक मान्यता किस अधिनियम के द्वारा दी गई? तो पोर्टफोलियो प्रणाली को आधिकारिक मान्यता किस अधिनियम के द्वारा दी गई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम के द्वारा दी गई। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा वाइसराय को काउंसिल की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला? अब काउंसिल के संस्तुति का अर्थ क्या होता है? काउंसिल के संस्तुति का अर्थ होता है कि काउंसिल किसी चीज पे निर्णय लिया, वो बताएगा वाइसराय को, लेकिन यहाँ पे, और तब जो है वाइसराय उस पर निर्णय लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसे कोई इसको कुछ नहीं बताएगा, ये अपने मन से, अगर इसे आवश्यकता महसूस हुई तो एक कानून का निर्माण कर दिया, और जो है वही जो है अध्यादेश कहलाया। अब अध्यादेश को थोड़े अच्छे से समझिए, अध्यादेश क्या होता है, वर्तमान में भी और पहले भी क्या होता था। वर्तमान में अध्यादेश क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जब सरकार ना हो, या ऐसी मध्य की स्थिति जब जो है संसद की बैठक संभव ना हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर कभी किसी अचानक ऐसे कानून की आवश्यकता पड़ गई जो देश के लिए अनिवार्य है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, एक कानून बनाएगा, और वो कानून क्या होगा, अध्यादेश कहलाएगा। अब इसके लिए तरीका होता है कि जब पुनः जो है संसद की बैठक होगी तो वह उसे पारित कर दे, तो यह जो है अधिनियम बन जाएगी, कानून बन गई, अध्यादेश कानून बन गई। लेकिन अगर जो है 6 महीने तक इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये जो है समाप्त हो जाएगा ये अध्यादेश। तो इसी प्रकार की व्यवस्था उस समय भी की गई थी। वाइसराय जो है अध्यादेश जारी तो कर सकता था, लेकिन उसकी अवधि कितनी होती थी, 6 महीने ही होती थी, और इसके लिए इसे काउंसिल के संस्तुति की आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसा किस अधिनियम द्वारा किया गया? ऐसा किया गया 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, भारत परिषद अधिनियम द्वारा ऐसा किया गया। अब ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को निर्वाचन प्रक्रिया की प्रथम सीढ़ी माना जाता है? किस अधिनियम को निर्वाचन प्रक्रिया की प्रथम सीढ़ी माना जाता है? तो वो कौन सा है? वो अधिनियम है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। कौन सा है? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अच्छा, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इसे निर्वाचन प्रक्रिया की प्रथम सीढ़ी क्यों माना जाता है? तो आप इस चीज़ को समझिए। 1892 में क्या हुआ था
कि गवर्नर का जो परिषद था उसमें भारतीय लोगों को भी स्थान दिया गया, लेकिन उसकी जो है संख्या क्या की गई कि 40% निर्धारित की गई, इससे अधिक वो शामिल नहीं हो सकते थे। तो अब ये जो 40% लोग थे, इन्हें जो है चुनाव द्वारा आना था। ठीक है, इन्हें चुनाव द्वारा आना था। तो इनका चुनाव कौन करते? तो ये 40% लोग थे, इन्हें अलग अलग संस्थाओं से लिया जाता था और उन संस्थाओं में से कौन आएगा इसका निर्णय उस संस्था के कर्मचारियों द्वारा, कुछ गिने चुने कर्मचारियों द्वारा किया जाता था। तो अब हम समझ सकते हैं कि कर्मचारियों ने एक व्यक्ति को रिकमेंड किया, कर्मचारियों द्वारा एक व्यक्ति को चुना गया और फिर इसका चुनाव फिर वाइसराय द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो है छोटे पैमाने पे सही, कर्मचारियों द्वारा छोटे पैमाने पे सही, लेकिन क्या हुआ, निर्वाचन द्वारा चयन प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि निर्वाचन की प्रथम सीढ़ी क्या थी? 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था वह निर्वाचन की प्रथम सीढ़ी थी। कौन सा? 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था वह निर्वाचन की प्रथम सीढ़ी थी। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1909 का भारत परिषद अधिनियम अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौन सा? 1909 का भारत परिषद अधिनियम अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों उसे जाना जाता है मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये मार्ले मिंटो एक्ट इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मार्ले जो थे, मार्ले थे भारत सचिव और मिंटो क्या थे? मिंटो थे तात्कालीन वाइसराय। वाइसराय। अब देखिए 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम लाया गया था उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य सीधा था कि 1905-06 में जो आपका बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह हुआ था तो वो अंग्रेज़ों के लिए मुसीबत बन गया था। तो इस तरह का जो है कानून लाना, इन दोनों का मानना था कि अधिनियम यानी कानून तो पहले से मौजूद है लेकिन वो इतनी सशक्त नहीं है कि बंगाल विभाजन के विद्रोह जैसी परिस्थिति को दबाने में कारगर हो सके। तो इसके लिए नए तरह की कानून की आवश्यकता है और मार्ले और मिंटो ने मिलकर 1909 में भारत शासन अधिनियम लाया और इसके द्वारा भारत को तोड़ने का, क्रांति को दबाने का भरपूर प्रयास किया। तो उसी से संबंधित हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई? तो दोस्तों इसका भी उत्तर होगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो ठीक है 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, लेकिन ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व होता क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता था? तो जब आप लोग से पूछा जाएगा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता था तो आप लोग तो इसका एकदम सामान्य उत्तर बता दीजिएगा कि संप्रदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व देना सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था। तो क्या हर एक संप्रदाय को इसमें मिला था? यहाँ पे संप्रदाय का अर्थ आप धर्म से लीजिए। सामान्यता क्या होता है? शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, इस तरह का जो है दिमाग में मत रखिए। ये क्या है? ये धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व है। तो क्या सबको मिला था? बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, क्या सबको मिला था? जी नहीं, इसमें इस अधिनियम द्वारा सबको नहीं मिला था। इसमें सिर्फ मुस्लिम को मिला था। किसे मिला था? मुस्लिम को। अच्छा ठीक है, मुस्लिम को मिला तो किस प्रकार का प्रतिनिधित्व मिला? तो मुस्लिम को जो इसमें प्रतिनिधित्व मिला था वह निर्वाचन के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिला था। क्या मिला था? तो देखिए मुस्लिमों के लिए निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचक मंडल,
दोनों की पृथक व्यवस्था की गई थी। अब निर्वाचक क्षेत्र क्या होता है और निर्वाचक मंडल क्या होता है, तो इसे आप जो है जैसे लोकतंत्र में का परिभाषा होता है कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा, उसी तरह समझ लीजिए आप मुस्लिमों का मुस्लिमों के लिए मुस्लिमों के द्वारा यह प्रतिनिधित्व था। अब कैसे, तो समझिए, निर्वाचन किसका होना है, मुस्लिम प्रतिनिधि का, जनता का, तो यहां पे मुस्लिम प्रतिनिधि का, ठीक है, किसके द्वारा, तो मुस्लिम निर्वाचक मंडल के द्वारा, मुस्लिम निर्वाचक, मुस्लिम क्षेत्र के लिए, मुस्लिम प्रतिनिधि का मुस्लिम क्षेत्र के लिए मुस्लिम निर्वाचक मंडल द्वारा, मुस्लिम निर्वाचक मंडल द्वारा। अब देखिए, उस क्षेत्र से प्रतिनिधि जो होगा वो मुस्लिम होगा और उसका चुनाव कौन करेगा, तो मुस्लिम निर्वाचक मंडल द्वारा ही चुनाव किया जाएगा। अब निर्वाचक मंडल क्या होता है, निर्वाचक मंडल होता है एक विशेष व्यक्तियों का समूह बना दिया जाता है जिसे यह शक्ति दी जाती है कि वह उस प्रतिनिधि का चुनाव कर सके। जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें भी निर्वाचक मंडल होता है जो चुनता है, उसी तरह उस समय हर एक मुस्लिम मतदाता को, हर एक मुस्लिम व्यक्ति को यह अधिकार नहीं था कि वो मत देके और मुस्लिम प्रतिनिधि को चुने। तो क्या था, आय, शिक्षा, राजस्व, इस सब के आधार पे कुछ विशेष मुस्लिम व्यक्तियों को यह अधिकार दिया गया था कि वो मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव उस मुस्लिम क्षेत्र से करें। अब देखिए, ये जो है भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसको कमजोर करने की बहुत बड़ी चाल थी अंग्रेजों की, क्योंकि जैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया तो क्या हुआ, मुस्लिमों द्वारा जो है अंग्रेजों को खुद का हितैषी जो है माना जाने लगेगा और हिंदू क्या हो जाएंगे, उसके विरोध में हो जाएंगे, तो उनके बीच जो है दरार पड़ जाएगी और यहीं से दरार पड़ना प्रारंभ भी हो चुका था। इस सब की चर्चा विस्तार से इतिहास में करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम ही है जिसके द्वारा प्रथम बार भारतीय को गवर्नर जनरल की परिषद में, मतलब माफ कीजिएगा, वायसराय की परिषद में प्रतिनिधित्व दिया गया। अच्छा, अब एक और प्रश्न हमारे मन में आ सकता है कि ठीक है, प्रतिनिधित्व दिया गया, किसे दिया गया, सबसे पहला भारतीय कौन था जिसे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में स्थान दिया गया। तो सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, सबसे पहला जो है व्यक्ति कौन था जिसे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में स्थान दिया गया था, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को स्थान दिया गया था। चलिए ठीक है बच्चों, तो हमने आज कवर किया तीन, कौन कौन सा, 1861, 1892 और 1909 का अधिनियम। अब मिलते हैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के अगले सेशन के साथ।